दोस्तों अभी तो आप देख ही रहे हैं कि विश्व में ईरान और इजराइल का लड़ाई चल रहा है और अमेरिका भारत के ऑपरेशन सिंदूर का नकल करती इस लड़ाई में कूद चुका है। अब दोस्तों ये वीडियो में बने रहिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि अमेरिका भारत के ऑपरेशन सिंदूर का नकल किया है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अमेरिका अपने सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक स्टेल्थ B-2 बॉम्बर, जो कि एक बंकर तोड़ मिसाइल है, और चूंकि बंकर तोड़ मिसाइल का प्रयोग ऐसे टारगेट पर किया जाता है जो जनरली बंकर में या जमीन के बहुत अंदर घुसे हो। और दोस्तों यहाँ पर अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ठिकाने को तोड़ना था, उस पर हमला करना था। और चूंकि लगभग सारे परमाणु ठिकाने जमीन के बहुत अंदर रहते हैं ताकि बाहरी कोई चोट वोट से कोई फर्क न पड़े, इसीलिए ये स्टेल्थ B-2 बॉम्बर का यूज किया गया है ताकि वहां पर वो पूरे अंदर तक वो जमीन के भेद का टारगेट को हिट कर सके। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि अमेरिका का ये मिसाइल का टारगेट पूरा भी हुआ, क्योंकि जो ईरान के 3 प्रमुख ठिकाने इस्फहान, फोर्दो और नतांग, इन 3 परमाणु ठिकाने में ना जो इस्फहान है, इस्फहान आप लोग को बता दूं दोस्तों ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। तो इस्फहान का ना और सबसे बड़ा परमाणु जो उसका ठिकाना है वो यही है, और वो जमीन के कई मीटर तक गहराई में है और पूरे कंक्रीट से पूरी तरह से लैस है, और कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इसे भी ध्वस्त किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका का स्टेल्थ B-2 इसे ध्वस्त कर दिया। दोस्तों अब इस वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि अभी ईरान का ये जो शहर को कितना नुकसान पहुंचा है, और साथ में आपको ये बताऊंगा कि ईरान और अमेरिका अभी लड़ाई में, अब तो सीधे लड़ाई हो रहा है, इस लड़ाई में जो होगा उस पर भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, भारत के दैनिक जरूरतों पर जैसे कि जैसे पेट्रोल वगैरह, मुख्य रूप से पेट्रोल ही आता है, उस पर क्या असर पड़ेगा, और जो तृतीय विश्व युद्ध मतलब 3rd वर्ल्ड वॉर का जो पोजीशन बन रहा है, गोटियां सेट हो रही है, वो कितना हद तक सेट होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ईरान के वो 3 प्रमुख परमाणु ठिकाने कौन से थे और उन परमाणु ठिकानों की खासियत क्या थी। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस्फहान परमाणु ठिकाने की। दोस्तों आप लोग को मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि इस्फहान ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, और इस्फहान शहर के जस्ट पास में ही ये परमाणु ठिकाना स्थित है। दोस्तों इसमें फ्यूल प्लेट फैब्रिकेशन प्लांट और यूरेनियम की सुविधा स्थित है, और इसी में यूरेनियम को यूरेनियम हेक्सा फ्लोराइड में संसाधित भी करवाया जाता है, और इसे सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है, जो कि परमाणु रिएक्शन स्टार्ट होने का पहला कड़ी होता है। और दोस्तों आप लोग को बता दूं कि ईरान इस्फहान में ही जो यूरेनियम संवर्धित करता है उसको संवर्धित करके यहीं पर संग्रहित करके रखता है। तो अमेरिका का जो इस्फहान का जो हमला है ना, ये हमला ईरान के लिए बहुत ही ज्यादा अपूरणीय क्षति है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं ईरान का दूसरा परमाणु ठिकाना नतांग, जिसे अमेरिका का स्टेल्थ B-2 बम्बर जिसके ऊपर डाला गया। दोस्तों ये जो नतांग है वो ईरान की राजधानी तेहरान के दक्षिण में कोम शहर है, और वो कोम शहर से सटा एक पहाड़ी है, और उसके बाद का जो मैदान है ना, वही नाभिकीय कार्यक्रम के लिए एक अच्छा परिसर का निर्माण करता है, और इसी परिसर में ईरान का प्रमुख नाभिकीय पूरा कार्यक्रम चलता है, और अमेरिका के द्वारा इसी पर बम्बर बरसाए गए, जिससे बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया। और आप लोग को बता दूं कि नतांग में 2 परमाणु संयंत्र सहित कई परमाणु सुविधाएं स्थित है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 2002 में ईरान का विपक्ष को निर्वासित कर दिया गया था, और वो निर्वासित विपक्ष जब एकदम क्षुब्ध हो गया तब उसने खुलासा किया कि ईरान नतांग शहर में चोरी छुपके बहुत बड़ा परमाणु हथियार और बहुत सारे परमाणु हथियारों का निर्माण कर रहा था, और अमेरिका इसलिए नतांग को भी निशाना बनाया। अब दोस्तों ईरान का अगला शहर जिस पर अमेरिका बमबारी किया है वो शहर है फोर्दो। दोस्तों फोर्दो ईरान से 100 किलोमीटर दूर स्थित है, और ये ईरान का सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकाना है। दोस्तों ये जो ठिकाना ऐसा है कि कई पहाड़ और चट्टानों के नीचे बनाया गया है, ताकि पहाड़ का मजबूत पत्थर चट्टान उसकी सुरक्षा तो करे, और अंदर में कंक्रीट और स्टील का भी सुरक्षा है। और ये बात माना जाता है कि ये इस तरीके से बना हुआ था
कि इसमें कई साधारण देश एक साथ अगर बमबारी करेंगे तो भी इसका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अमेरिका का B-2 बम्बर है, वो पूरे का पूरा पेलोड ही उठाकर इस पर डाल दिया और ये पूरा अंदर तक घुस के इस अभेद्य किले को भेद दिया। तो इस तरीके से देखा जाए दोस्तों तो ईरान का बहुत बड़ा, या मान के चलो कि परमाणु कार्यक्रम लगभग खत्म हो गया। और अब हम लोग देखते हैं कि ईरान रिटर्न में मतलब अब जो जवाब देगा उसके पूरे विश्व पर क्या असर पड़ेगा और विश्व सहित भारत पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि ईरान के क्षेत्राधिकार में ना हरमुज स्ट्रेट है, जिसे हिंदी में हरमुज जल डब्बू मध्य भी कहते हैं। दोस्तों ये इतना विश्व के लिए महत्वपूर्ण है कि वर्ल्ड का 20% कच्चा तेल यहीं से निर्यात किया जाता है और ये यहाँ लगभग 2.1 करोड़ बैरल तेल का निर्यात होता है। अब अगर इस पर ईरान, जो पहले मैंने वीडियो में आशंका जताया था कि अगर ईरान इसे बंद कर दे तो पूरे विश्व में तेल की कमी का समस्या तो पैदा होगा, क्योंकि 20% बहुत बड़ा प्रतिशत होता है और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का अभी तक तो फिलहाल आधार कच्चा तेल तो है ही। अब दोस्तों बता दूं, ईरान के जो राष्ट्रपति है मसूद पकेशियान, इन्होंने ये बात कहा कि अभी ईरानी संसद अभी ये प्रस्ताव पेश कर रही है कि जो अपना हरमुज स्ट्रेट है इसे बंद करने का, और इसमें उसका प्रमुख जो है ये भी बात उन्होंने कहा कि जो अगल बगल जो अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने, जैसे बहरीन में ये जो हरमुज स्ट्रेट से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर अमेरिका का 5वां नौसेना जो बेड़ा है उस पर भी हमला करने की बात ईरान कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए कि अगर ये बंद करा तो भारत पर असर पड़ेगा, लेकिन भारत के लिए एक राहत की खबर यह है कि भारत 35%, अकेले 35% सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का आयात रसिया से करता है और उसके बाद इधर से भी आयात करता है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा रसिया से है और अन्य देशों से साझा करके भारत अपना काम कर सकता है। इसलिए भारत के ऊपर शुरुआती तौर पर तो कुछ असर पड़ सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात किया जाए तब भारत पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। अब दोस्तों लोग बात करते हैं कि इस लड़ाई के कारण कहीं वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध तो नहीं हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले बता दे रहा हूं कि विश्व युद्ध होने की किस आधार पर आशंका जताई जा सकती है। सबसे पहली बात, ईरान का जो सपोर्टर देश है, और सपोर्टर ही नहीं वो एक्टिव टाइप का सपोर्टर है, भले एक्टिवली सामने आया नहीं है, वो है चीन और रसिया, जो दोनों अभी के समय में महाशक्ति हैं। और ईरान के ऊपर जो हमला किया है ना वो अमेरिका, जो आज विश्व का महाशक्ति है, और जिससे लड़ाई चल रहा है इजराइल, वो भी महाशक्ति है। अब यहाँ पर ये बात हो सकता है कि अगर लड़ाई बढ़ा तेजी से तो इसमें से फिक्स है जब दो महाशक्तियां एक दूसरे पर हमला शुरू कर देगी, अगर ईरान के ऊपर ज़्यादा हमला हुआ और थोड़ा भी चीन या रसिया की तरफ से हमला शुरू हुआ, तब समझ लीजिए कि कुछ देशों के बीच में, कुछ महाशक्तियों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाएगा। और लड़ाई शुरू होने का मतलब है विश्व युद्ध का थोड़ा न्यू रखाना। क्यों? क्योंकि ऐसे देश जैसे भारत हो गए और उसके बाद में और भी देश है, भारत, सऊदी अरब हो गए, इराक हो गए, ये सब देश ऐसे हैं ना कि अगर वो विश्व युद्ध से अलग रहना भी चाहेंगे तो भी नहीं रह पाएंगे। क्यों? आपको बता रहा हूँ। और इनके साथ बहुत कमजोर और छोटे देश की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि विश्व युद्ध जब शुरू होता है ना तो इस हर देश चाहता है कि कोई बाकी देश उनके तरफ से लड़े, और जो देश अगर उनके तरफ से नहीं लड़ता है, जो एकदम न्यूट्रल रहता है, उस देश में जबरदस्ती का सैन्य ठिकाने बनाना शुरू कर देते हैं। और वो अगर एक देश में सैन्य ठिकाने बनाए तो अब इसको यहाँ तो या तो उसे हटाना पड़ता है या मना करना पड़ता है, बलपूर्वक की सैन्य ठिकाने मत बनाओ। और अगर उसे कुछ नहीं कहता तो दूसरा देश ये मैसेज ले लेता है कि ये उसको सपोर्ट कर रहा, तो उस पर हमला कर देता है। और ये भी हो जाता है कि दो ग्रुप के अलग अलग देश उस देश की छाती पर बैठ के उसे ही युद्ध का अड्डा बना देते हैं। इसीलिए जब दो महाशक्तियां लड़ना शुरू होती है ना दोस्तों, तब छोटे बड़े, अमीर गरीब सब देश को कोई ना कोई गुट में शामिल होना पड़ता है, और यही विश्व युद्ध की नींव रखी जाती है। अब दोस्तों लेकिन कुछ ऐसी बातें पर भी गौर कर लेते हैं जो विश्व युद्ध नहीं होने की ओर इशारा कर रही है। सबसे पहली बात यह है कि अभी रूस यूक्रेन का लड़ाई इतने दिन तक चला। यूक्रेन अपने दम पर नहीं लड़ा था, बच्चा बच्चा जानता है। यूक्रेन नाटो देश के सह पर लड़ रहा था और अमेरिका का उस पर हाथ था, पूरे हथियार सैनिकों को भेज रहा था। अगर इतना होने के बावजूद भी, यहाँ तक कि यूक्रेन ने रूस में जो ड्रोन हमला किया
तस्करी करके ड्रोन रूस में भेजकर हमला किया, उसके बावजूद भी रूस का 1/3 नुकसान, 7,000 अरब डॉलर का नुकसान, और अभी तक का सबसे बड़ा जो हमला है ये होने के बावजूद भी रूस ने वैसा हमला यूक्रेन पर नहीं किया जो वर्ल्ड वार के लिए होता है। और अभी इजराइल और ईरान का लड़ाई को भी देख लो ना, तो ये भी वही लड़ाई है जिसमें अगर होना आता तो वर्ल्ड वार का रूप ले लेता, लेकिन अभी भी नहीं लिया है। तो एक कहना बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी होगा कि अमेरिका और ईरान का लड़ाई वर्ल्ड वार की ओर बढ़ सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से कहा जा सकता है कि इस युद्ध में वर्ल्ड वार की आशंका है, लेकिन उतनी बड़ी आशंका नहीं कहा जा सकता। और दोस्तों अगर भारत के ऊपर असर की बात किया जाए तो भारत के ऊपर असर पड़ेगा तो कुछ तात्कालीन असर ही पड़ेगा, कोई लॉन्ग टर्म असर नहीं पड़ेगा, कोई भी नेगेटिव असर मतलब नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आपको एनालिसिस कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।